जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। आज हम क्लास 12th में बीकॉम का जो पार्ट पढ़ रहे थे, कंपनी के जो एक पार्ट है उसमें ही शेयर अंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अंश देखिए क्या होता है। हमें पता है कि कंपनी जो होती है बहुत बड़ी संस्था होती है और उसमें किसी एक पर्सन का कैपिटल नहीं होता। उसमें जनता के द्वारा लगाए गए पैसे होते हैं, ठीक है ना। जनता उसमें इन्वेस्ट करती है। तो कंपनी की अंश पूंजी का जो सबसे छोटा हिस्सा या पार्ट होता है उसे ही हम अंश कहते हैं। अब देखिए परिभाषा आपका कंपनी नियम 2013 धारा 2 उपधारा 84 में परिभाषा दिया गया है अंश के बारे में। क्या अंश के बारे में कहा गया है? अंश का आशय एक कंपनी की अंश पूंजी में एक अंश से है और इसमें स्टॉक भी शामिल है। कह रहा है कि अंश पूंजी, अंश से आशय कंपनी की अंश पूंजी मतलब शेयर कैपिटल के एक अंश मतलब एक पार्ट से है, एक हिस्से से है और इसमें स्टॉक भी शामिल है। स्टॉक क्या होता है? जब क्या करते हैं, शेयर के पूरे पैसे पेमेंट हो जाते हैं, कार्ड अप पेड अप कैपिटल पूरा प्राप्त होता है तो वह अंश मेरे स्टॉक के रूप में बदले जा सकते हैं। आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम इतना जान लें कि जब अंशों की पूरी राशि चुकता हो जाती है, पेमेंट हो जाता है, तो उसे हम स्टॉक के रूप में शामिल कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या कर रहा है कि इस अंशों में स्टॉक को भी शामिल किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 84 के अनुसार दूसरी चीज़ ये कह रहा है अंश एक चल संपत्ति है। अंश क्या है? एक चल संपत्ति मतलब चलनशील संपत्ति है जो इसके अंशधारी के स्वामित्व का प्रमाण होता है। मतलब जो व्यक्ति कंपनी में अपना पैसा लगाएगा उस पैसे के इन्वेस्ट के रूप में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी प्राप्त करना चाहेगा। उस सिक्योरिटी के लिए क्या होता है? शेयर एक प्रमाण होता है। अंश किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए। अब आइए अंशों के प्रकार, काइंड्स ऑफ शेयर के बारे में हम जाने। तो काइंड्स ऑफ शेयर आपके दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर और पहला होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर एक शब्द में हम कहते हैं कि वे शेयर या वे अंश जिनके अंशधारियों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त न हो तो क्या कहलाते हैं? इक्विटी शेयर कहलाते हैं, समता अंश कहलाते हैं। मतलब कोई विशेष अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होता है, वे इक्विटी शेयर या समता अंश कहलाते हैं। और रियल वास्तविकता की बात आए तो इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के रियल ओनर होते हैं, वास्तविक स्वामी के रूप में होते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी आता है कि कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन होता है या रियल ओनर के रूप में किसे जाना जाता है? तो रियल ओनर आपके समता अंशधारी ही होते हैं, ठीक है। और पूर्वाधिकार अंश वे हैं जिनके अंशधारियों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। कुछ विशेषाधिकार का मतलब है कि लाभांश प्राप्त करने का, डिविडेंड प्राप्त करने का पहले अधिकार प्राप्त होगा। दूसरा चीज़, कंपनी के समापन के पहले अपना जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं उस कैपिटल को प्राप्त करने का पहले अधिकार होगा। तो ऐसे अंश को हम क्या कहते हैं? पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, ठीक। आइए परिभाषा के रूप में देखते हैं समता अंश। इक्विटी शेयर की परिभाषा आपकी कंपनी अधिनियम 2013 में दी गई है। वो क्या दी गई है इसको बारे में आप देखिए। कह रहा है कि अंशों द्वारा सीमित किसी कंपनी की दशा में समता अंश पूंजी वह है जो पूर्वाधिकारी अंश पूंजी नहीं है। एग्जाम्पल सीधे सीधी, जो अंश पूर्वाधिकार नहीं हैं वे क्या हैं? समता अंश हैं। और पूर्वाधिकार अंश
जिनके अंशधारियों को विशेष अधिकार प्राप्त हो। किसमें? लाभांश पहले प्राप्त करने का। दूसरा, कंपनी के समापन के समय अपनी धनराशि पहले प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, वे आपके पूर्वाधिकार अंश कहलाएंगे। पूर्वाधिकार अंश के बारे में देख लिए। प्रेफरेंस शेयर क्या कह रहा है कि पूर्वाधिकार अंश से आशय उस अंश से है जिसके अंशधारियों को निम्न अधिकार प्राप्त हों। वे अधिकार क्या हैं? 2 अधिकार हैं। पहला है निश्चित दर के आधार पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, मतलब उनका जो परसेंटेज होता है एक निश्चित होता है कि 10%, 12%, जितना भी परसेंटेज निश्चित होगा उस निश्चित दर पे, रेट पे उन्हें डिविडेंड एक निर्धारित समय पर प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगला चीज, कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार। अगर कंपनी समाप्त हो रही है, कंपनी खत्म की जा रही है, तो उस दशा में समता अंशधारी से पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों का कैपिटल वापस किया जाएगा। तो अगर ऐसे अधिकार उन्हें प्राप्त हैं जिन अंशधारियों को, तो उनका अंश क्या करेगा? पूर्वाधिकार अंश या प्रेफरेंस शेयर कहलाएगा। अब आइए प्रेफरेंस शेयर के पार्ट पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वे कितने प्रकार के होते हैं। अब हम प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की प्रकार आपके कुल 6 प्रकार के हैं। पहला है संचयी पूर्वाधिकार अंश, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? वे पूर्वाधिकार अंश जिसके अंशधारी को अपने अंश का लाभांश आगामी वर्ष में प्राप्त करने का, अर्थात फ्यूचर में प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो, उन्हें हम संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे बता दें, अगर कोई अंशधारी ऐसे हैं जिनको 2025 का प्रॉफिट, डिविडेंड, लाभांश जिसको हम करते हैं, प्राप्त नहीं हुआ और वह लाभांश उन्हें 2026 के अंत में प्राप्त होने का अधिकार प्राप्त हो, तो ऐसे अंशधारी मेरे क्या कहलाएंगे? संचयी पूर्वाधिकार अंश, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहलाएगा। ठीक है। दूसरा है असंचयी पूर्वाधिकार अंश, ठीक इसी पहले वाले का अपोजिट, इसीलिए इसको क्रम से लिखा गया है। पहले दूसरे का अपोजिट हैं। अगर एक समझ में आया तो दूसरे को आप अपनी भाषा में डिफाइन कर सकते हैं। रही लैंग्वेज की बात, लैंग्वेज अपनी भाषा में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम हिंदुस्तानी हैं, इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखें अगला क्या है, संचयी पूर्वाधिकार अंश, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये सीधे संचयी का उल्टा होता है। संचयी में क्या है? अंशधारी को अपने किसी वित्तीय वर्ष का लाभांश आगामी वर्ष में प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगर किसी कारणवश उन्हें लाभांश किसी वर्ष नहीं मिला तो वह अगले वर्ष उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। और संचयी पूर्वाधिकार अंश में क्या होता है? ऐसा अधिकार नहीं होता कि अंशधारी को, जो पूर्वाधिकार अंशधारी हैं, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं होता कि वो ये अपने किसी वर्ष का लाभांश अगले वर्ष प्राप्त करें। अगर कोई अंशधारी ऐसे है कि जो 2025 में लाभांश प्राप्त नहीं कर पाया, तो उन्हें 2026 में लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त न हो, तो ऐसे अंशधारी मेरे क्या कहलाएंगे? असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहलाएंगे। और एग्जाम्पल की बात ले लें, अगर एक फैमिली की बात ले लें तो थोड़ा अलग अंदाज में आते हैं। ये मेरे संचयी वाले घर में सबसे छोटे भाई बहन के समान होते हैं। जैसे क्या होता है, घर में अगर कोई सामान पेरेंट्स लेके आते हैं तो बड़े वाले, अगर बड़े भाई बहन घर में ना हो तो हो सकता है उनके हिस्से ना रखे जाएं, लेकिन छोटे वाले का हिस्सा पेरेंट्स जरूर रख देते हैं कि वो आएगा तो उसका हिस्सा पहले दिया जाएगा। ठीक ना, क्योंकि छोटा है। तो वही हाल इनका है।
ये तो घर की बात थी कि घर में छोटे को हिस्सा मिल जाता है, बड़े को भले ना मिल पाए, बड़े कि हो सकता है बड़ा है बाहर है, वो अपना कब आएगा नहीं आएगा, लेकिन छोटे का हिस्सा रिजर्व के रूप में रख दिया जाता है, जब वो आएगा उसे मिलेगा। तो सेम संचयी का है, कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर का सेम कंडीशन है कि जब उन्हें लाभांश किसी वर्ष नहीं मिला, अगले वर्ष उन्हें लाभांश अवश्य दिया जाएगा, मतलब उनका हिस्सा रिजर्व के रूप में रखा जाता है। ठीक, अगला है और संचयी पूर्वाधिकार, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसका अपोजिट बोले कि लाभांश अगले वर्ष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। एक घर में बड़े सदस्य के रूप में होते हैं कि अगर घर में हिस्सा उन्हें नहीं मिला, प्राप्त नहीं बचा, तो इनके हिस्से को रखा नहीं जाएगा, इनके हिस्से को अरेंज नहीं किया जाएगा, उनका हिस्सा समाप्त हो गया, वो अगले साल जब होगा तो फिर उनको उनका हिस्सा मिलेगा। अगला आते हैं अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार। अपरिवर्तनशील कंट्रीब्यूटिव प्रेफरेंस शेयर। परिवर्तनशील में क्या होता है कि वे अंशधारी, तो वे पूर्वाधिकार अंशधारी जिनके अंशों को एक निश्चित समय के बाद कंपनी के जीवन काल में, कंपनी की लाइफ पीरियड में इक्विटी शेयर में बदलने का अधिकार प्राप्त हो, तो वे अंशधारी, वे अंश क्या कहलाएंगे, प्रेफरेंस शेयर कहलाएंगे। ठीक है। अगला है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार, नॉन कंट्रीब्यूटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक इसी का अपोजिट, वे पूर्वाधिकार अंश जिनके अंशधारियों को कंपनी के जीवन काल में अपने अंशों को समता अंश में इक्विटी शेयर में बदलने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। आया समझ में? कहने का मतलब प्रेफरेंस शेयर को वे अपने कंपनी के लाइफ पीरियड के अंतर्गत क्या इक्विटी शेयर में चेंज नहीं करने का अधिकार जिन्हें हो, अथॉरिटी हो, वे क्या कहलाएंगे मेरे, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार कहलाएंगे। अब आते हैं शुद्ध पूर्वाधिकार, रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि वे पूर्वाधिकार अंश जिनके अंशधारियों को कंपनी के जीवन काल में ही एक निश्चित समय के बाद उनकी धनराशि वापस कर दी जाती है या उनकी धनराशि का भुगतान कंपनी के द्वारा कर दिया जाता है, आपके शुद्ध पूर्वाधिकार अंश या रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। अगला है अशुद्ध पूर्वाधिकार, इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। वे पूर्वाधिकार रिडेमेबल का ठीक अपोजिट, वे पूर्वाधिकार जिनके अंशधारियों को कंपनी के जीवन काल में अपनी धनराशि प्राप्त करने का या भुगतान प्राप्त करने का अधिकार न हो, वे अशुद्ध पूर्वाधिकार अंश इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। अगला है अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है सुने। वे पूर्वाधिकार अंश जिनके अंशधारियों को अपने लाभांश के अतिरिक्त कंपनी के बचे हुए लाभ में अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकार हो, वे आपके अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार कहलाते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं अपनी भाषा में भी कि वे पूर्वाधिकार अंश जिनके अंशधारियों को कंपनी के अतिरिक्त लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो, वे अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। ये भी आपके घर में छोटे बच्चे के समान होते हैं। जैसे घर में छोटे बच्चों को अपना हिस्सा प्राप्त करने के बाद मम्मी पापा या जो भी पेरेंट्स हैं, उनमें उनके हिस्से में अगर कुछ बच गया, उसको भी प्राप्त करने का अधिकार होता है कि किसी न किसी तरह लेके उसको खा लेंगे या रख लेंगे।
तो वे अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार अंश उसी तरह के छोटे बच्चे की तरह हैं जिन्हें यह अधिकार होता है कि अगर कंपनी को अतिरिक्त लाभ हो रहा है तो अपना हिस्सा तो इन्हें लाभांश डिविडेंड के रूप में प्राप्त होगा, लेकिन जो अतिरिक्त लाभ बच गया है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में भी इनको हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे अंशधारियों के अंशों को हम क्या कहते हैं? अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अगला है अतिरिक्त लाभ रहित पूर्वाधिकार अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये क्या होता है? ये घर के बड़े बच्चों के समान या उन बच्चों के समान हैं जिनको ऐसा अधिकार नहीं है कि अपना हिस्सा प्राप्त करने के बाद वे दूसरे के हिस्से में या बचे हुए हिस्से में अपना हक दिखा लें। ठीक है, तो वे अधिक पूर्वाधिकार अंश जिन्हें कंपनी के अतिरिक्त लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त न हो, उन्हें हम कहते हैं अतिरिक्त लाभ रहित पूर्वाधिकार अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हम उन्हें कहते हैं। एक चीज़ और, कम भारत में, इंडिया में आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू किए जाते हैं। ये प्रावधान है कि भारत में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों का ही निर्गमन किया जाएगा और इसके बारे में कंपनी अधिनियम 2013 किसके बारे में? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के बारे में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अंतर्गत पूरा प्रावधान किया गया है कि इसकी क्या शर्तें होंगी, भारत में ये इशू किए जाएंगे। इन जो भी शर्तें हैं इसके बारे में आपका धारा 55 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, आप देखते हैं पूछता भी है कि भारत में किस प्रकार के पूर्वाधिकार अंशों का चलन या निर्गमन किया जाता है, तो वे हमारे रिडीमेबल शुद्ध पूर्वाधिकार अंश हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।